नमस्कार, मैं हूँ स्वाति खंडेलवाल। आप देखते हैं हमारी खास पेशकश कॉर्पोरेट और कोरोना। और आज हम जिस सेक्टर की बात करेंगे वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमिक फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन सेक्टर की, और इसका भी कोरोना के वजह से सेक्टर पर भी काफी असर पड़ा है और बहुत ही क्रिटिकल टाइमिंग है अगर हम देखें, क्योंकि टिपिकली मार्च और अप्रैल में हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, नर्सरी स्कूल के एडमिशन होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही हैं। आगे के फ्यूचर को लेकर वो कंसर्न है। हम आज दो बड़ी वॉइसेस आपके साथ लेकर आ रहे हैं जो हमें बताएंगे एजुकेशन सेक्टर का आगे का आउटलुक कैसा है, अभी तक क्या असर हुआ और क्या नए स्टेप्स कंपनीज को और गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि आगे का फ्यूचर बच्चों का सिक्योर हो। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में विजय थदानी जी, जो कि वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर NIIT हैं, CII के भी बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं और अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑफ कोर्स डॉक्टर BVR मोहन रेड्डी, जो कि को चेयरमैन CII एजुकेशन काउंसिल है एंड चेयरमैन ऑफ साइंस ग्रुप। मेनी थैंक्स सर आप दोनों का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मिस्टर थदानी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सेक्टर में जो अभी तकलीफ स्टूडेंट्स और टीचर्स की पूरा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से डील कर रहा है, आप उसको क्या कहेंगे और अब आगे के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सेक्टर की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, कि मिनिमल डिस्ट्रप्शन हो और एजुकेशन इम्पार्ट करने में ज्यादा तकलीफ ना हो और थिंग्स कैन कंटिन्यू एज सीमलेस एज बिफोर। So I'll respond to you in English and बीच में हिंदी में बोल दूंगा थोड़ा बहुत। So पहली बात तो कोरोना की वजह से काफी डिस्ट्रप्शन हुआ, ये तो सभी को मालूम है। और ये डिस्ट्रप्शन आया बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द एग्जाम्स के बीच में आया है डिस्ट्रप्शन। तो उससे काफी लोगों को मतलब काफी स्ट्रेस हो गया, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्स की तैयारी कर ली थी और फिर एग्जाम्स नहीं हुए, या कई सोच रहे थे एग्जाम्स के बाद छुट्टियों में कुछ करेंगे पर वो कुछ नहीं हो पाया। वो सबको मालूम है, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। पर मैं पॉजिटिव साइड उसकी क्या है कि डिजिटल लर्निंग, जो एक टाइम पे बहुत सारे लोग कहते थे ये काम करेगी या काम नहीं करेगी, और देयर वर नेसेयर्स, कई जो बिल्कुल नॉन बिलीवर्स हैं वो कहते हैं नहीं सिर्फ क्लासरूम में काम हो जाएगा। क्योंकि इस सिचुएशन में हम सबको लॉक कर दिया गया, तो सबको घर बैठना पड़ा। और बहुत कमाल की बात यह है कि पूरे एजुकेशनल सिस्टम में, और ये मैं सबको बधाई देना चाहूँगा, इतनी स्पीड पे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और प्रिपरेशन बिल्कुल कुछ नहीं थी क्योंकि अचानक हुआ, और इसलिए कई सब इंस्टीट्यूशंस ने रिस्पॉन्ड किया और डिजिटल ऑनलाइन क्लासरूम करना शुरू कर दी। अब उसके अंदर ज़रूर कुछ तकलीफें रही होंगी, पर जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत ही बढ़िया था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इसके अंदर काम हो रहा है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है, नए फीचर्स आने शुरू हो गए हैं। और जो लोग जिनका विश्वास कम था कि डिजिटल लर्निंग का कोई फ्यूचर है, उनका विश्वास इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है। तो वो तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अच्छे कदम लिए हैं। सरकार की तरफ से भी बहुत टाइमली इंटरवेंशन हुआ और टाइमली अनाउंसमेंट हो रही हैं, और उन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी है कि भाई ये आप हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द लोकल सिचुएशन, which I think is a very, very positive thing. Obviously, everybody is worried, but I think there is a lot of optimism. Okay, there is worry, but there is a lot of optimism. Point taken, sir. Dr. Reddy, I would like to ask you, and I understand ये जो बात मिस्टर थदानी भी कह रहे हैं about concerns and disruption जो हुआ है, how do you expect जो schools जहाँ पर internet facilities अभी तक नहीं हैं, the majority part of the country who do not have access to internet or e-learning, उनके लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज क्या होगा? Because we are talking about just the urban setup. What about the setup where there is no e-learning? उनको कैसे उस सिचुएशन में कैसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे? You asked me a good question. Certainly वो तो बहुत बढ़िया चैलेंज है आजकल। आप बता रहे थे कि इंटरनेट की बात कर रहे हैं।
उसके साथ आप जोड़ना चाहिए कि डिवाइसेस भी, जो भी हमारा स्कूल के बच्चे होते हैं और जो छोटा सा फैमिली से आते हैं, हर घर में तो उसके पास इतना ज़्यादा डिवाइसेस भी नहीं रहते, तो डिवाइसेस की शॉर्टेज भी रहता है। तो ये दोनों मिला के बहुत सा बड़ा इट could potentially become a very large problem. So the only way we can solve this problem, we are saying at this point of time, is to find ways and means by which we can still teach these kids using digital learning, but lower bandwidth as well as less amount of devices. एक बात ये हो सकता है कि कम्युनिटी सेंटर्स में क्लासेस चलाएंगे। हमारे देश में जो भी मंडल है उसमें एक जो भी विलेज है उसमें विलेज कम्युनिटी सेंटर रहता है, कॉमन कम्युनिटी CCI दैट दे कॉल्ड, उसमें तो इंटरनेट की चालू है अभी, तो स्टूडेंट्स को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ वी विल स्टार्ट टीचिंग देम इन द कम्युनिटी सेंटर्स एज अपोज्ड टू द फिजिकल एबिलिटी ऑफ द स्कूल इटसेल्फ. दैट इज वन थिंग वी potentially can do. Still maintaining the social distancing, still making sure that we follow all the other processes that are required. There's no other choice as such. दूसरा बात यह है कि जो भी ये क्लासेस है, हमने जब हम डिजिटल लर्निंग सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये बड़ा सा वीडियो फाइल्स आते हैं, पूरा वीडियो पे चलता है. Not necessarily all can be video. Some of them can be text documents. Some of them also can be in terms of telephone support. तो बच्चे को क्वेश्चन होते हैं तो वो टेलीफोन से बात कर सकते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट हो सकता है. When you require online support of that nature, you don't require the bandwidth. So हम ऐसा है कि जो इंडिया में बोलते जुगाड़, we need to find a local innovation in a low cost, and that is what I think we should definitely look forward to. And certainly we are seeing some of them happening. It is no denying it is challenging. It's not like the Western world where homes have optical fiber connectivity and everybody has their devices of their own. Here it has to be something which we'll have to find a solution for our local conditions. Okay, fair enough. Point taken, sir. Low cost innovation, I think, is the need of the hour. और इस तरफ काम करने की जरूरत है. Definitely startups and technology play out यहाँ हम देखेंगे. बट डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये भी समझना है, जैसे मोबाइल इंटरनेट पेनिट्रेशन गवर्नमेंट ने बात की है 85% तक रीच आउट करेगा बाय 2024, सो दैट्स अ गुड साइन. हम इवेंचुअली उस तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं जहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होगी. बट सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न है. बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया वुड टिपिकली गो टू मेनी नेशंस अब्रॉड लाइक US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, UK. अब वो नहीं कर पाएंगे. एंड पीपल हु आर स्टक एट दिस जंक्चर, जिनको इस साल से जाना था आगे पढ़ाई करने, हाउ डू दे डील विद द सिचुएशन? व्हाट शुड दे बी डूइंग? बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन देयर करियर ग्रोथ. तो वो एक बड़ा कंसर्न है सिटीजंस एंड स्टूडेंट्स. Sure. So therefore, let us look at the secondary, you call it, but I'll call it as higher education, as what are the challenges that the students have. We segregate them into three different groups altogether. One is a group of students who are graduating this year, and you refer to आपने बताया अभी जो विदेश जाने वाला है वहाँ whether USA or UK or wherever it is, वो ज्वाइन करना है तो क्या होगा. So वहाँ तो ऐसा है कि 23rd of March the whole lockdown started off, but number of education institutions made sure by 1st of April we are in a position to get into the digital form of making sure the students learn. मैं तो IIT हैदराबाद की चेयरमैन भी हूँ. IIT हैदराबाद में 1st April के from 1st of April we have been in a position to start teaching our final year students online, and we made it mandatory for all our faculty to finish off their teaching before 30th of April. We also are given directions to them that between 1st of May and 15th of May, all exams have to be done, and by 30th of May, we will make sure that they will get all their grades and they will get their provisional certificates. So we are in a position to get not only IITs, but also some of the other education institutions are in a position to do that. You also have to recognize there is delay on the other side too, in the sense that US is not starting all their academic years right on dot as per schedule in the past.
They're also being delayed because this is not a problem confined to India. It's a universal problem that we have at this point. So therefore, I think we can adjust ourselves. Students should not be worried. Graduating classes need not be worried that they'll lose an academic year. That's what the assurance I want to provide to them. Associated with that is also a fact that most of the foreign universities right now, at least for the fall term, they're talking in terms of online education. They're also giving option to people to start learning from their native countries as opposed to travel, because travel is also another issue that we have. So two things we're trying to do. One is that making sure that the students graduate. The second one is they can probably register themselves for online education for at least one term, and the next term they can go there. Now, the second set of students are the existing students who just pass from 1 year to the second year. They go from the first year to second year or second year to third year and so on and so forth. Those students also we are making sure that they get to taught on a regular basis, but not necessarily we have a very tight schedule as what I described for the final year students. We are trying to start the academic year for these students from 1st of August. So therefore, they probably can, they'll lose some time, but they'll make it up because they have probably 1 more year to go or 2 more years to go and so on and so forth. Sure. Okay, fair enough, and a very detailed answer. The third one, just to finish off, with the fresher students who are going to come into the university system. For them, certainly, I think yesterday the minister has also announced joint entrance exam will happen in the end of July. We'll probably have the results in August and so on and so forth. So there are a number of things that are being done at this point of time. My assurance to the students is don't get nervous about what's happening. We'll all make it up at some point. Okay, don't get nervous is the message, key message जो students को दिया जा रहा है. And I think आपने जो detail किया of steps लिए जा रहे हैं, जो communication की जा रही है, that they will not worry. ये important है. सबका solution की तरफ काम हो रहा है. मिस्टर थदानी, आपसे ये समझना है क्योंकि अब नए समय में न्यू नॉर्मल सेट होंगे, नए तरीके से हम एजुकेशन अब ग्रहण करेंगे. वील सीक एजुकेशन इन अ न्यू वे, और नए फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन पैकेजेस, नए स्किल सेट, नए प्रोग्राम्स डिवाइस करने पड़ेंगे. एज योर कंपनी इज ऑल्सो इनटू दिस, आपको क्या लगता है इंटरनली आपने क्या आगे आउटलुक रखा है, क्या स्ट्रैटेजी रखी है टू ब्रिंग इन न्यू प्रोग्रामिंग एंड पैकेजेस फॉर स्टूडेंट्स जो अब नए फॉर्म में एजुकेशन लेंगे? क्या ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कुछ नया स्किल्स करने का, और नए स्किल सेट्स अब क्या चाहिए फॉर स्टूडेंट एंड फॉर टीचर? सो सबसे पहले तो this is a term which is being used widely, that digital learning is the new normal. तो वो उसके अंदर अब कोई वो नहीं होना चाहिए, डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सबने दिखा दिया है कि हम सब we have readiness to learn that way. But do we have readiness at the infrastructure level? शुरू में जो enthusiasm और adrenaline थी, उसकी बेसिस पे ये अभी चल गया, क्योंकि एक क्लास दिख गई तो सबको लगा कि अब मेरी सारी लर्निंग हो सकती है. पर आप खुद सोचिए कि सिर्फ क्लास, एक क्लास और टीचर का दिखना लर्निंग के लिए काफ़ी नहीं होता. लैब्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके बाद उनकी आपस में बातचीत होती है और असाइनमेंट्स करते हैं. तो ये सब करने के लिए वी नीड a larger system which is integrated और जिसमें से analytics and other things can come. तो इसके अंदर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए. पहले अभी हमने ऑनलाइन क्लासरूम ऑन कर दी, और कुछ लोगों ने, हमारे कंपनी ने, हमारे यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन लैब्स, वर्चुअल लैब्स ऑन कर दी, एग्जाम्स कर दिए ऑटोमेट, और उसको भी डिस्टेंस पे घर बैठ के आप ले सकते हैं एग्जाम. उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रॉक्टरिंग कर दी. तो ये सब कर लिया, पर इस चीज़ के अंदर अब काफ़ी तेज़ी से काम करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और सबको इनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसके अंदर काफ़ी काम है. तो ये समझना ठीक नहीं होगा कि अब सब ठीक हो जाएगा. इसके बाद अभी काफ़ी काम है, और अगर उस न्यू नॉर्मल को हमने अडॉप्ट करना है, क्योंकि एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, अब आगे से लेकर डिजिटल लर्निंग का जो परसेंटेज है ओवरऑल लर्निंग के अंदर, वो अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. तो एक तो ये हो गया.
दूसरा, पहले भी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ रियलिटी, तो वो टेक्नोलॉजीज तो थी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वर अबाउट फ्यूचर ऑफ वर्क, पर अब एक नई डायमेंशन आ गया, फ्यूचर ऑफ वर्क प्लेस। तो फ्यूचर ऑफ वर्क के अलावा अब फ्यूचर ऑफ वर्क प्लेस के ऊपर, पहले ऑफिस में क्या करते हैं, क्या चीज ऑफिस में होती है, कौन सी चीज कहाँ होती है, वो पहले से स्टैंडर्डाइज हो गया था। अब उन चीजों को रीइन्वेंट और री कन्फिगर करना है। इसके लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लर्निंग के अंदर, एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, और लोगों को अपना स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब ग्रेजुएट कर जाएंगे, जैसे रेड्डी साहब ने बताया वो ग्रेजुएट कर जाएंगे, पर अब उनकी जो ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह हैं वो अब जैसे इंडस्ट्री डिसाइड करेगी वैसे वैसे होती जाएंगी। जब वो उस पीरियड के अंदर अगर वो नई स्किल्स ले लें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जिनको नहीं आती या जिसके प्रोजेक्ट वर्क नहीं आते वो उनको सीख लेना चाहिए। So technology learning will be a very important, not technology-based learning. Learning of technology will become a very, very important element of everybody's skill set. Second, Okay. how to work remotely, I think will be the second issue, and how to collaborate remotely will be the second issue. So a lot of coursework around this is available and will become available. ओके, लर्निंग ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउ टू कोलैबोरेट रिमोटली, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सबको अडॉप्ट करनी होगी, एंड दैट सीम्स टू बी द फ्यूचर ऑफ द सेक्टर। डॉक्टर रेड्डी, आपसे जानना चाहेंगे, साइंस बिकॉज you're a high tech involved company which is in technology education, आप कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? आर you also mentioned about low cost innovation in technology, क्या आप कुछ स्टार्टअप से बात कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू कोलैबोरेट, इंटीग्रेट and come up with a solution as a company? क्या steps लिए जा रहे हैं साइंस में, and क्या opportunities आप देखते हैं for the business to grow here in the new normal? Well, I'm in a silent period at this point of time, madam, because we have our annual results being declared tomorrow, so I can't speak about various different strategies. Our exposure to education is very limited. We are a very high technology, engineering services and manufacturing company. तो सबके साथ कर रहे हैं अभी। तो हमने जो भी हमारा इंजीनियर्स है वो वर्क फ्रॉम होम तो कर रहा है, मगर वर्क फ्रॉम होम तो करने में तो भी बहुत सा चैलेंजेस होती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट हैविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी और हैविंग ए डिवाइस। प्रोसेसेस को बदलना पड़ेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और we all have social infrastructure issues also in this country, so therefore it is a challenging process. एक तो हम बताते हैं कि work from home enablement, हार्डवेयर भेज दिया, सॉफ्टवेयर भेज दिया, डोंगल भेज दिया, that does not mean that we are working from home at this point of time. उसके बाद आता है the ability of the engineer to absorb all this equipment, and then he has to have the social infrastructure. जो भी हमारे इंजीनियर होते हैं 0 to 3 years एक्सपीरियंस, जो फ्रेशर्स आते हैं और 3 years तक एक्सपीरियंस होते हैं, बैचलर्स होते हैं, एक ही रूम में 2 आदमी ठहरते हैं, मगर 2 आदमी जब ठहरते हैं उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ही हैंडल हिज कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इट्स डिस्टर्बिंग ऑन द अदर पर्सन, सो हाउ डू दे, सो देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट वी हैव. We are working through all of them at this point of time. That's the reason why work from home, all of a sudden saying that 100% we can do that is not possible. I'm very clearly saying, categorically saying this. Over a period of time, I think this country will graduate itself to work from home. Similar to what we talked about education also earlier, जो भी तरानी साहब ने भी बताया, हमने 2 चीज कॉल आउट किया है अभी तक. एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, दूसरा तो हमने बोला कि डिवाइसेस. मगर आपने सोचना है कि the way in which teaching has to be done is different when you say it's a digital learning that has to happen. और एक चीज है लैबोरेटरी की बात क्या होती है, और एक चीज है तो एग्जामिनेशन कैसा चालू करना है, because after all they're going to be doing the exams also from home. So it is not a very easy thing, it's a very complicated stuff. So my message to my teachers especially is to work on these issues that we have, to resolve them, so that we'll move forward with this digital teaching in the coming years. और दूसरा चीज आपने
या दूसरा चीज आप तडानी साहब से भी बात कर रहे थे कि व्हाट इज द फ्यूचर लाइक. Our belief is the future is in digital technology. तडानी साहब ने भी बताया. Things like artificial intelligence, machine learning, 3D printing, virtual reality, augmented reality, and so on and so forth. तो ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारा स्टूडेंट्स के लिए. ये पूरा आपने सीख सकते हैं. इतना सा ज़्यादा टाइम है आपके पास. और दूसरा चीज़ है एक जो भी हमने नया टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जब आप जॉब के लिए जाते हैं ये पूरा आपको बहुत मदद कर सकता है. एंड दीज आर द टेक्नोलॉजीज विच आर रेडिली अवेलेबल फॉर यू ऑनलाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो वी आर सेइंग प्लीज लर्न दीज टेक्नोलॉजीज. द सेकंड one that we are also seeing as a big transformation at this point of time is that these technologies are not limited to any one area. जब हमने कंप्यूटर्स आ गया था उसको बताते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बना रहे थे, हमने इन्वेंट्री कंट्रोल, P&L, पेरोल कर रहे थे. मगर आप देखो वो टेक्नोलॉजी कैसा जा रहा है. हम तो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, प्रिसिशन एग्रीकल्चर. फार्म में कितना हाउ मच आउटपुट विल द फार्म गिव यू, व्हाट आर द टाइप ऑफ पेस्ट्स दैट आर देयर इन द फार्म, what is the stress that you have in the soil, what is the type of watering that you have to do in which part of the farm. So technology is becoming all pervasive. So my request to my good young boys and girls is please learn technology. Look at this as an opportunity and make good use of this opportunity. Become more disciplined. As you're going to school every day, going to college every day, make sure that you get ready by 8:30 in the morning and make sure you learn as you fit in the school or college. All right. So more discipline, use your time well, or learn new technology. बहुत ही important message है for all the young students and for all of us. I think हम सबके लिए ये time है अच्छे से कोई नई skill set, नई technology सीखने का. मिस्टर तडानी, एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट से उम्मीद की जा रही थी एजुकेशन पॉलिसी पर काफी काम हो रहा है, तो ये एक सही वक्त होगा कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट करने का ऑन द पॉलिसी फ्रंट. क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट द सेक्टर इज लुकिंग आउट फॉर विच विल फैसिलिटेट एंड ईज आउट इस सेक्टर के जो कंसर्न्स हैं और बेहतर हो जाएंगे. तो 2 या 3 जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो जो सेक्टर चाह रहा है एजुकेशन पॉलिसी से इस बार. तो स्वाति जी, आपसे एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, आपके साथ वो जो टीवी के साथ जो पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें क्लासरूम दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल स्टूडेंट से भरी हुई क्लासरूम दिख रही है, वो शायद आप आखिरी बार देख रहे हैं. वो आपको फिल्मों में ही दिखेगा और दिखेगा. तो पहली बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें फेस कर रहा है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी करना चाहिए और कर रहा होगा, जरूर कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि वी विल हैव टू लुक एट एजुकेशन विद अ डिफरेंट पेयर ऑफ क्लासेस एंड देयरफॉर उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउइंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टू हैपन which will come up with the best possible model which will be the new standard. आपने कहा न्यू नॉर्मल क्या है? न्यू नॉर्मल इज डिजिटल लर्निंग. न्यू स्टैंडर्ड इज नॉट द क्लासरूम जो आप दिखा रहे हैं, जो लैब जो दिखा रहे हैं, वो नहीं होगा नया स्टैंडर्ड. नया स्टैंडर्ड कुछ और होगा. अब वो क्या स्टैंडर्ड होगा उसके लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन और हमें बहुत फास्ट करना चाहिए. हमारा आई ऑलवेज कॉल इंडिया इज द लार्जेस्ट एजुकेशन लैब इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे स्कूल्स हैं, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं और वी हैव एक्टिव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. तो इन सबको यूज करके हाउ कैन वी कम अप विद मॉडल्स विच विल बिकम स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर. तो पॉलिसी के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सेकेंड faith in the institutions to experiment and come up with a better model, which means give chances to experiment, let them try out new things. Some will fail, some will be better than the others, but eventually if we have to come up with the best one, I think that is my singular message which I would add. Otherwise, the national education policy has come out well. Of course, the spend on education should increase, which Mr. Reddy will also agree with me. And the second is the faculty development. एक faculty development बहुत important है. देखिए, students take to
digital learning like fish to water. But the conventional faculty members, for them, they are fish out of water. तो उसको अगर हमने हैंडल करना तो फैकल्टी के ऊपर हमको उनके साथ काम करना पड़ेगा और हमको ट्रांजिशन करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, पर क्योंकि वो इतने सालों से यही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस ट्रांजिशन और चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करना काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, फैकल्टी मैनेजमेंट पर डेफिनेटली यहाँ फोकस करना होगा और जो एंटेल कर रहे हैं न्यू नॉर्मल जो आपने बताया उस